आसमान काले बादलों से ढका हुआ है, जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। हवाएं इतनी तेज हैं कि पेड़ों की टहनियां चीखती हुई प्रतीत हो रही हैं। गांव के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ पर रामू, जो अपनी गर्भवती पत्नी के लिए घर की छत मरम्मत करने हेतु सूखी लकड़ियां काटने चढ़ा था, अब ऊंचाई पर फंस चुका है। रामू, पागलपन छोड़, नीचे आ जा। ये तूफान तुझे निगल जाएगा। पेड़ कांप रहा है। बस एक आखिरी टहनी भाई। घर की छत टपक रही है। मेरी पत्नी, उसे ठंड लग जाएगी। वो माँ बनने वाली है। मैं उसे बीमार नहीं देख सकता। अचानक एक जोरदार कड़का होता है। आसमानी बिजली उसी बरगद के पेड़ के पास गिरती है। रामू का पैर काई जमी हुई टहनी से बुरी तरह फिसलता है। अरे बाप रे, बचाओ! वह कई फीट नीचे पथरीली जमीन पर गिरता है और उसकी चीख बारिश के शोर में दब जाती है। रामू, रामू, आंखें खोल भाई। कोई दौड़ो, वैद्य जी को बुलाओ। भाई, मेरी पत्नी का ख्याल रखना। मेरा बच्चा, उसे कहना उसका बाप कायर नहीं था। रामू की गर्दन एक तरफ झुक जाती है और वह अपनी गर्भवती पत्नी और माँ को छोड़कर चला जाता है। बारिश तेज हो जाती है, मानो कुदरत भी इस दुख में रो रही हो। भोर की हल्की रोशनी धीरे धीरे गांव के उस कच्चे घर पर उतर रही है। आंगन में एक कोने में दादी बैठी हैं। उसकी आंखों में आंसू अब भी ठहरे हुए हैं। बेटे की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और घर के अंदर बहू प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। उस समय गांव में कोई डॉक्टर नहीं होता था। बस एक बूढ़ी धाय माँ होती है। झुर्रियों से भरा चेहरा, अनुभव से भरी आंखें और हाथों में सालों की सधी हुई कारीगरी। अंदर से बहू की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। दादी कांपते हाथों से भगवान का नाम जप रही हैं। हिम्मत रख बेटी, सांस संभाल, सब ठीक होगा। भगवान पर भरोसा रख। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू भी नहीं है। डर मत बेटी, मैं यही हूँ। तेरा रामू तुझे देख रहा है। तुझे हिम्मत रखनी होगी। दाई अपने अनुभव से हर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। न कोई दवा, न कोई मशीन, सिर्फ विश्वास, अनुभव और भगवान का नाम। अचानक अंदर से एक तेज चीख गूंजती है। एक नन्ही सी किलकारी पूरे घर में गूंज उठती है। दादी के चेहरे पर एक पल के लिए राहत और खुशी झलकती है। दाई गोद में नवजात बच्चे को लेकर बाहर आती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि गहरा दुख था। दादी उसकी आंखों में देखती हैं, सब कुछ समझ जाती हैं, बिना कुछ सुने। बेटी ने तो अपना फर्ज निभा दिया, पर वो खुद नहीं बच पाई। हे भगवान, पहले मेरा बेटा छीन लिया, अब इस बच्चे की माँ भी। ये कैसा न्याय है? दादी फूट फूट कर रो पड़ती हैं और बच्चे को अपने सीने से लगा लेती हैं। वक्त के पहिए ने 8 साल का सफर तय कर लिया है। वो नन्हा बच्चा अब सूरज है, दुबला पतला, सांवला रंग, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है। हाथ में रबड़ की एक पुरानी गेंद लिए गली के मोड़ पर खड़ा है। सामने गांव के ही हम उम्र बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। उनकी हंसी की आवाजें पूरी गली में गूंज रही हैं। सूरज संकोच के साथ धीरे धीरे उन बच्चों की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में भी खेलने की उतनी ही तड़प है। अरे राहुल, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? देखो, मेरे पास ये लाल गेंद भी है। पीछे हट जा सूरज। तुझे कितनी बार बोला है हमारे साथ मत आया कर। हाँ, मेरी माँ कहती है कि तू मनहूस है। तू जिस चीज को छूता है वो खराब हो जाती है। तूने तो पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा लिया।
हम तो फिर भी इंसान हैं। सूरज का चेहरा उतर जाता है। उसके नन्हे दिल पर इन शब्दों ने गहरी चोट की है। पर मैंने क्या किया है? मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। दादी कहती है वो भगवान के पास है। अपनी मनहूसियत अपनी दादी के पास ही रख। अगर तू यहाँ रहा तो हम सब हार जाएंगे। जा यहाँ से, वरना पत्थर मारेंगे। सूरज भागता हुआ घर आता है और सीधे अपनी दादी की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा है। बस सूरज के रोने की आवाज गूंज रही है। क्या हुआ मेरे लाल? फिर उन लड़कों ने कुछ कहा? किसने रुलाया तुझे? दादी, सब कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ। क्या सच में मेरी वजह से माँ बाप मर गए? क्या मैं बुरा लड़का हूँ? कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। नहीं बेटा, तू तो मेरा हीरा है। लोगों की बातों पर कान मत धर। वो ना समझ हैं। उन्हें नहीं पता कि तू कितनी बड़ी सौगात है मेरे लिए। पर मुझे माँ बाप क्यों नहीं मिले? सबके पास माँ है जो उन्हें खाना खिलाती है, पिता हैं जो उन्हें मेला घुमाते हैं। मेरे पास कोई क्यों नहीं है? बेटा, भगवान कभी कभी अपने सबसे प्यारे बच्चों को थोड़ा ज्यादा इम्तिहान देते हैं। तेरे माँ बाप तुझसे दूर नहीं गए। वो बस उस पार चले गए जहाँ से वो तुझे हर पल देखते हैं। सूरज चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही सवाल हैं। चल, अब आंसू पोंछ ले। आज हम चूल्हे पर तेरी पसंद की रोटी बनाएंगे। और देख, रात होने वाली है। फिर मैं तुझे कुछ खास दिखाऊंगी। चूल्हे की आग अब शांत हो चुकी है। सूरज और दादी एक पुरानी जूट की खाट पर लेटे हुए हैं। सूरज खामोशी से ऊपर फैले अनंत आकाश को देख रहा है। उसकी छोटी आंखों में अभी भी दिन के अपमान की कचोट है। तभी दादी अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर आसमान के एक खास कोने की ओर इशारा करती हैं। देख रहे हो सूरज? वो जो 2 सितारे सबसे ऊंचे और सबसे तेज चमक रहे हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल पास है। हाँ दादी, वो तो बहुत सुंदर है। वो बाकी तारों से अलग क्यों हैं? क्योंकि वो साधारण तारे नहीं है बेटा। वो तेरे माँ और तेरे बाबूजी हैं। भगवान ने उन्हें आसमान में सबसे ऊंची जगह दी है, ताकि वो तुझे कभी भी अपनी नजरों से ओझल न होने दे। सच में दादी? क्या वो सच में माँ बाप हैं? पर वो तो बहुत दूर हैं। वो मुझसे बात क्यों नहीं करते? वो बात करते हैं सूरज, बस सुनने के लायक दिल को शांत करना पड़ता है। दादी देखो, वो चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। तू कभी अकेला नहीं है। वो हमेशा तेरे साथ है। बस तुझे उनकी तरह चमकना सीखना होगा। सूरज की उदासी धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो उन 2 सितारों को ऐसे देखता है जैसे वो उसे पुकार रहे हों। सूरज खाट पर लेटा रहता है और अपनी नन्ही हथेलियों से उन सितारों की ओर नमस्ते करता है। आज उसे पहली बार सोते समय डर नहीं बल्कि सुकून महसूस हो रहा है। दिन बीतते गए और सूरज का स्वभाव बदलने लगा। अब वो बाहर के बच्चों के तानों से दुखी होकर घर नहीं लौटता था। एक ठंडी हवा का झोंका आता है। सूरज अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है। दादी बूढ़ी हो रही है माँ। उनके हाथों में अब दर्द रहता है। मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और गांव के इस चालाक सेठ से भी ज्यादा चतुर बनूंगा। मैं आप दोनों का नाम रोशन करूंगा, ताकि सबको पता चले कि मैं मनहूस नहीं, आपका बेटा हूँ। ये सिलसिला कई महीनों तक चला। इन बातों ने सूरज के अंदर आत्मविश्वास भर दिया। वो अब पहले जैसा डरपोक बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा चतुर बालक बन गया जिसकी बुद्धि तलवार की धार जैसी तेज होने लगी थी। गांव के बीचों बीच एक सफेद रंग की 2 मंजिला हवेली है। सेठ गांव का सबसे अमीर और सबसे चालाक आदमी है। वो अपनी मखमली गद्दी पर बैठा हुआ अपने मुनीम से बातें कर रहा है। मुनीम जी, जरा रामदीन का खाता खोलिए तो।
पिछले 3 सालों से इसने ब्याज की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मालिक, फसल सूख गई थी, अगली बार सब चुका दूंगा, बस ये जमीन मत छीनिए। अरे रामदीन, जमीन तेरी कहाँ रही? कागजों पर तो मेरी मुहर लग चुकी है। मैं व्यापारी हूं बेटा, दान पुण्य करने नहीं बैठा। सेठ जी, गांव में आपसे चतुर कोई नहीं। आपकी बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े शहर के बाबू भी फेल है। सही कहा मुनीम। इस पूरे इलाके में अगर किसी की अक्ल चलती है तो वो ये करोड़ीमल है। कोई मेरा 1 रुपया मार ले, ऐसी मां ने कोई औलाद नहीं जनी। तभी सेठ की नजर दूर से गुजरते हुए सूरज पर पड़ती है, जो अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाया जा रहा है। देख रहे हो मुनीम, वो जा रहा है अभागन का बेटा। इसके बाप दादा भी बड़े ईमानदार बनते थे। अब इसकी पुश्तैनी झोपड़ी पर भी मेरी नजर है। सूरज अभी जंगल से लकड़ियां लेकर घर पहुंचा ही था कि उसने देखा घर के बाहर भीड़ जमा है। सेठ करोड़ीमल अपने 2 लठैतों और मुनीम के साथ दादी के आंगन में खड़ा चिल्ला रहा है। सेठ जी, ये क्या बदतमीजी है? आप हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? बदतमीजी? छोटा मुंह और बड़ी बात। ओए छोकरे, अपने बाप और दादा के पाप धोना सीख। तेरे दादा ने आज से 15 साल पहले मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे। उसका ब्याज आज 5000 रुपए हो गया है। सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पति ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। आपके पास क्या सबूत है? ये देखो, इस पर तुम्हारे आदमी के अंगूठे का निशान है। अब या तो अभी के अभी 5000 नगद निकालो, या ये झोपड़ी आज से सेठ जी की हुई। ये निशान नकली भी तो हो सकता है सेठ जी। आपने 15 साल तक इंतजार क्यों किया? जबान मत लड़ाए मनहूस लड़के। गांव के सरपंच ने भी कह दिया है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो घर खाली करना होगा। कल सुबह तक का वक्त है, वरना सामान के साथ तुम दोनों को भी सड़क पर फेंकवा दूंगा। सेठ मुड़कर अपनी भारी चाल ढाल के साथ चला जाता है। दादी फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब हम कहाँ जाएंगे सूरज? इस बुढ़ापे में मैं तुझे लेकर कहाँ भटकूंगी? रो मत दादी, माँ बाप देख रहे हैं, सब अच्छा ही होगा। सेठ अपनी जीत की खुशी में मुनीम के साथ बैठा हुआ है। उसे पूरा यकीन है कि कल सुबह वो सूरज की जमीन पर कब्जा कर लेगा। तभी सूरज वहां आता है और बिना किसी डर के सीधे सेठ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अरे, तो मनहूस महाराज खुद चलकर आए हैं। क्या हुआ, पैसे मिल गए या घर खाली करने की चाबियां लाए हो? न पैसे लाया हूं न चाबियां। मैं आपसे एक सौदा करने आया हूं सेठ जी। गांव में सब कहते हैं कि आपसे बड़ा बुद्धिमान और चतुर कोई नहीं है। ये तो पूरा इलाका जानता है, पर तू यहां अपनी किस्मत का रोना रोने आया है क्या? रोने नहीं, खेलने आया हूं। चलिए एक दिमागी खेल खेलते हैं। गांव की चौपाल पर सरपंच और सबके सामने अगर मैं आपकी किसी बात को झूठ साबित न कर पाया तो मैं खुद अपनी झोंपड़ी के कागज आपको सौंप दूंगा और गांव छोड़ दूंगा। और अगर तू जीत गया तो? हालांकि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो आप मेरे दादाजी का वो कर्ज उसी वक्त माफ करेंगे और दोबारा कभी मेरी दादी को परेशान नहीं करेंगे। सेठ जी, मान जाइए, ये बच्चा है। बातों में उलझाकर इसे हराना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। सबके सामने इसकी झोपड़ी हड़पने का कानूनी हक मिल जाएगा। मंजूर है। कल सुबह चौपाल पर आ जाना। अपनी हार का तमाशा देखने के लिए तैयार रहना लड़के। कल सुबह का सूरज ही तय करेगा सेठ जी कि कौन किसका तमाशा देखता है। सूरज वहां से मुड़कर निकल जाता है। सेठ को लगता है कि उसने एक आसान शिकार फंसा लिया है, लेकिन वो नहीं जानता कि सूरज ने आज रात उन चमकते तारों से जीत का मंत्र मांग लिया है। आज चौपाल का नजारा बदला हुआ है। बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच और गांव के पंच ऊंचे चबूतरे पर बैठे हैं। एक तरफ सेठ करोड़ीमल अपने रेशमी कुर्ते और अहंकार में चूर होकर बैठा है और दूसरी तरफ छोटा सा सूरज अपनी दादी के साथ खड़ा है।
पूरा गांव इस अनोखे मुकाबले को देखने के लिए उमड़ पड़ा है। गांव वालों, आज यहाँ इंसाफ की एक नई रीत तय होगी। सूरज और सेठ जी के बीच एक दिमागी खेल होगा। शर्त यह है कि दोनों एक दूसरे से कोई भी बात या पहेली कहेंगे। अगर सामने वाला उसे सुलझा न सका या उसे झूठ न कह सका तो वो हार जाएगा। सरपंच जी, मैं इस बच्चे पर तरस खाकर इसे मौका दे रहा हूं, वरना कागज तो मेरे पास हैं ही। चलो लड़के, पहली चाल मैं चलता हूं। देखूं तो सही उन सितारों ने तुझे क्या सिखाया है। बेटा संभल के, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। डरिए मत दादी, सच्चाई के साथ माँ बाप का आशीर्वाद है। सुनो सब लोग, मैं जो कहूंगा, अगर इस लड़के ने उसे झूठ कहा तो इसे साबित करना होगा, और अगर इसने सच कहा तो इसे मेरी श्रेष्ठता स्वीकारनी होगी। सेठ के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान है। वो एक ऐसी बात सोचने की कोशिश कर रहा है जिसे झुटलाना नामुमकिन हो। सुनो ओ लड़के, मेरे पूर्वजों के पास एक जादुई मिट्टी का घड़ा था। वो घड़ा इतना विशाल और चमत्कारी था कि उसमें दुनिया के 7 समंदर का पानी एक साथ समा सकता था। अब बोल, क्या ये सच है या झूठ? गांव वालों में कानाफूसी होने लगती है। अगर सूरज इसे झूठ कहेगा तो सेठ उसे साबित करने को कहेगा, जो सूरज कर नहीं सकता, और अगर सच कहेगा तो वो सेठ की श्रेष्ठता मान लेगा। बोल बेटा, फंस गया ना? अब निकाल अपनी झोपड़ी की चाबियां। सेठ जी, आपकी बात तो 16 आने सच है। मुझे पूरा यकीन है कि आपके पूर्वजों के पास ऐसा महान घड़ा रहा होगा। अरे, तो तू हार मान रहा है? नहीं नहीं, हार कैसी? बात तो अभी शुरू हुई है। अगर घड़ा इतना बड़ा था कि उसमें 7 समंदर का पानी आ सकता था, तो उस घड़े का मुंह भी तो बहुत विशाल होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा था। तो फिर सेठ जी, बस आप उस घड़े को यहाँ ले आइए और उसका मुंह इतना बड़ा कर दीजिए कि पूरे समंदर का पानी उसमें समा सके। जब तक आप उस घड़े का मुंह चौड़ा करके नहीं दिखाएंगे, तब तक पानी अंदर कैसे जाएगा? और अगर आप घड़ा नहीं ला सकते तो इसका मतलब आपकी बात अधूरी है। सेठ सकपका गया। वो हकलाने लगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। वाह, सूरज ने तो सेठ के काल्पनिक घड़े का रास्ता ही रोक दिया। सेठ जी, जवाब दीजिए। छोड़ो उसे, वो तो बस एक मिसाल थी। अब तू अपनी बात रख, फिर देख मैं तुझे कैसे पटखनी देता हूं। सेठ के पहले वार को बेकार करने के बाद अब पूरे गांव की नजरें सूरज पर टिकी थी। सेठ जी, आपने अपनी बात कही, अब मेरी बात सुनिए और याद रखिएगा, आपने सरपंच जी के सामने कसम खाई है कि आप सच बोलेंगे। हाँ हाँ बोल, ज्यादा भूमिका मत बांध। सेठ जी, मेरे पिताजी ने मरने से ठीक 1 रात पहले मेरी दादी को बताया था कि उन्होंने आपको आज से 10 साल पहले 10 सोने की मुद्राएं उधार दी थी। उन्होंने कहा था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो सेठ जी से वो पैसे ब्याज समेत वापस ले लेना। पूरी चौपाल में सन्नाटा पसर गया। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब कहिए सेठ जी, क्या मेरे पिता झूठ बोल रहे थे? क्या ये बात सच है कि आपको हमें 10 सोने की मुद्राएं लौटानी हैं? ये तो सरासर झूठ है। हमने कोई पैसे नहीं लिए। चुप रहिए मुनीम जी, जवाब सेठ जी को देने दीजिए। सेठ जी, अगर आप कहते हैं कि ये बात सच है तो अभी इसी वक्त गांव वालों के सामने हमें 10 सोने के सिक्के और उनका ब्याज दीजिए। और अगर आप कहते हैं कि ये झूठ है तो आप शर्त हार गए, क्योंकि आप मेरी बात को गलत साबित नहीं कर पाए। सेठ का गला सूख गया। वो बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो सच कहता है तो उसे एक बड़ी दौलत सूरज को देनी पड़ेगी, और अगर झूठ कहता है तो वो सबके सामने मुकाबला हार जाएगा और दादी का कर्ज माफ करना पड़ेगा। ये लड़का, ये तो जाल बिछा रहा है। सरपंच जी, इसने तो मुझे ही अपराधी बना दिया। सेठ जी, वक्त बर्बाद मत कीजिए। गांव का नियम साफ है,
या तो आप स्वीकार कीजिए कि आपने सूरज के पिता से 10 सोने के सिक्के लिए थे और उन्हें लौटाइए, या फिर अपनी हार मानिए। बोलिए, क्या सूरज झूठ बोल रहा है? अगर मैंने कहा कि ये सच है तो मेरी पूरी जायदाद बिक जाएगी। 10 सोने के सिक्के तो मैंने पूरी जिंदगी में जमा नहीं किए। नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। इसके बाप के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। तो सरपंच जी, सेठ जी ने खुद मान लिया कि मेरी बात झूठ है, और शर्त के मुताबिक अगर ये मेरी बात को गलत साबित करने के लिए उसे झूठ करार देते हैं तो ये खेल हार चुके हैं, क्योंकि इन्होंने खुद कबूला कि इनकी अक्ल मेरी बात को सच साबित नहीं कर पाई। बिल्कुल सही सेठ करोड़ीमल, आप अपनी ही चतुराई के जाल में फंस गए। अब शर्त के मुताबिक आपको सूरज की दादी का सारा कर्ज इसी वक्त माफ करना होगा और उस झोपड़ी के कागज उन्हें वापस करने होंगे। जैसे ही सरपंच ने सूरज की जीत का ऐलान किया, पूरे गांव का वातावरण बदल गया। सेठ पैर घसीटते हुए अपनी हवेली की ओर निकल गया, लेकिन गांव वाले वहीं रुक गए। उनकी आंखों में सूरज के लिए नफरत की जगह अब सम्मान और पछतावा था। बेटा सूरज, आज तूने केवल अपनी दादी का घर नहीं बचाया, बल्कि इस दुष्ट सेठ को इसकी अक्ल भी ठिकाने लगा दी। सुनो सब, आज से इस बच्चे का नाम कोई मनहूस नहीं लेगा। आज से सूरज हमारे गांव का बाल पंडित और चतुर नायक है। दादी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूरा गांव तालियों की गूंज से भर उठा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया आपको चाहे जो भी कहे, अगर आपके पास आत्मविश्वास और बुद्धि है तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं।